वेलकम टू डेली करंट अफेयर्स 365। आज का जो वीडियो है इसमें 12, 13 और 14 फरवरी के न्यूज़ को शामिल किया गया है। वीडियोस में थोड़ा भी डिले हो पा रहा है, जितना हम चाह रहे हैं उतना आ नहीं पा रहा है। थोड़ा इशू है हेल्थ का, फैमिली में भी इशू है, तो थोड़ा सा डिले हो रहा है। होपफुली एक हफ्ते में सब नॉर्मल हो जाएगा। ध्यान ये रखिए ना कि जितने इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं जो काम के हैं उसको इसमें शामिल किया गया है, ठीक है। कंटिन्यूटी बना रहेगा और फिर बाद में इसको ना रेगुलराइज कर दिया जाएगा, ठीक है। आज का जो वीडियो है उसमें जो मेन मेन न्यूज़ को शामिल किया गया है, डेज में वर्ल्ड रेडियो डे, ठीक है, उसको शामिल किया गया है। फिर वर्ल्ड का सेकंड और इंडिया का फर्स्ट जो अंडर वाटर रोड कम रेल टनल होगा वो ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे बनेगा इन असम। इसको कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है। मोदी साहब आज असम में ही थे और असम में जो एक नेशनल हाईवे है उसका एक पोर्शन को ना इंडियन एयरफोर्स के लिए इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी वहाँ पे डेवलप किया गया है, जो कि नॉर्थ ईस्ट में इस तरह का पहला होगा। उसको मोदी साहब ने देखा। फिर मोदी साहब ने वहाँ पे पीएम ई बस सेवा के तहत कुछ कुछ बसों को झंडी दिखाई। तो हमारे काम का चीज़ क्या होगा, पीएम ई बस सेवा है क्या। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवन 1 और 2 का इनाग्रेशन किया है, ठीक है। और सेवा तीर्थ में जब पहली बार वो गए, फिर सेवा तीर्थ में बेसिकली पीएमओ ऑफिस है, वहाँ पे उसने कुछ कुछ स्कीम्स को मंजूरी दी है। जैसे एक था पीएम राहत स्कीम। लखपति दीदी का जो टारगेट है ना, उसने 3 करोड़ से बढ़ा के 6 करोड़ कर दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का जो कॉर्पस है उसको डबल करके कर दिया गया है 2 लाख करोड़। स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड 2.0 को शुरू किया जाएगा, जिसका कॉर्पस होगा 10,000 करोड़। कॉर्पस होता है ना, उस फंड में कितने पैसे होंगे। फिर यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है अर्बन चैलेंज फंड, ताकि सिटीज़ में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जा सके। अर्बन चैलेंज फंड के तहत ही क्रेडिट गारंटी रिपेमेंट स्कीम को भी लॉन्च किया गया है। आप जानते हो भारत में इंडिया इम्पैक्ट एआई समिट होने वाला है फेब में। उसी के प्रिपरेशन में आपका ऑर्गेनाइज किया गया था भारत बोधन एआई कॉन्क्लेव, ठीक है, न्यू दिल्ली में, जिसमें एजुकेशन सेक्टर में एआई का किस तरह से बेहतर इस्तेमाल किया जा सके, इसी के बारे में यहाँ पे डिस्कशन हुआ था। केरला उसने अनाउंस किया है कि वो कोची से तिरुवनंतपुरम तक एक रेयर अर्थ कॉरिडोर को डेवलप करेगा। बारबाडोस के जो प्राइम मिनिस्टर हैं मिया मोटले, ठीक है, इनकी पार्टी लगातार तीसरी बार बारबाडोस में इलेक्शन जीती है और ये लगातार तीसरी बार बारबाडोस की प्राइम मिनिस्टर बनी है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, ये न्यूज़ आपने सुना होगा, उसने बांग्लादेश में जो इलेक्शंस हुए थे क्लीन स्वीप किया है, मेजॉरिटी से वो पावर में आई है, ये बीएनपी की सरकार। स्विट्ज़रलैंड वो एक रेफरेंडम होल्ड करेगा जिसमें ये प्रपोजल है कि स्विट्ज़रलैंड की पॉपुलेशन जो है ना वो 10 मिलियन पे रोक दिया जाएगा। वो हम लोग डिटेल में देखेंगे रेफरेंडम क्या होता है और इनिशिएटिव क्या होता है, ठीक है। बीजेपी की जो एमपी है डी पुरंदेश्वरी, उसको जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का हेड बनाया गया ऑन वीएसबीए बिल, ठीक है। फिर दीपक गुप्ता, इनको अपॉइंट किया गया है एमडी एंड सीईओ ऑफ गेल इंडिया लिमिटेड। आदित्य बिरला कैपिटल और एल&टी फाइनेंस को एमएससीआई होता है मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इंटरनेशनल ग्लोबल इंडेक्स में शामिल किया गया है। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने लॉन्च किया है अपना ई ऑटो रिक्शा, जिसका नाम क्या है, महिंद्रा उड़ो, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भारत में बम्पर गेहूं की खेती को देखते हुए, वीट के देखते हुए 25 लाख मीट्रिक टन का एक्सपोर्ट को परमिट किया है। इसी तरह शुगर्स के भी एक्सपोर्ट को भी परमिट किया गया है। बिजनेस स्टैंडर्ड में एक न्यूज़ आया था, ठीक है, उसने काउंटर पॉइंट रिसर्च के हवाले से कहा है दुनिया में सबसे ज़्यादा जो एक्टिव इंस्टॉल्ड बेस ऑफ स्मार्टफोन्स है वो सबसे ज़्यादा चाइना में है और सेकंड पे कौन है, इंडिया है। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये सारे जो न्यूज़ है ना, ये देखना डिस्क्रिप्शन में आप, ठीक है, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है, वहाँ पे टाइम स्टैम्प के साथ होगा, जिसमें अगर जो न्यूज़ आप देखना चाहते हो ना आप उससे क्लिक करके वहाँ पे जा सकते हो, ठीक है। इसको फटाफट हम लोग ना डिटेल में एक बार डिस्कशन कर लेते हैं, स्ट्रिक्टली एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। वर्ल्ड रेडियो डे, ठीक है, इसको मनाया जाता है 13 फरवरी को। क्यों 13 फरवरी को क्यों मनाया जाता है?
क्योंकि यूनाइटेड नेशंस ने इस दिन इस्टेब्लिश किया था यूनाइटेड नेशंस रेडियो को, जिसको अब यूएन न्यूज़ कहा जाता है। तो 13 फरवरी 1946 को यूनाइटेड नेशंस रेडियो या यूएन न्यूज़ की स्थापना हुई थी। इसी को कमेमोरेट करने के लिए यूनाइटेड नेशंस ने घोषित किया है कि हर साल 13 फरवरी को मनाया जाएगा वर्ल्ड रेडियो डे। हम लोग तो ये याद करते हैं ये दिन किस दिन मनाया जाता है और थीम याद करते हैं। 2026 का जो थीम है ना, रेडियो एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI इज अ टूल नॉट ए वॉइस, ये है इसका, ठीक है, थीम। इसमें ये याद रखना थोड़ा सा, रेडियो का जो इन्वेंटर है ना, मार्कोनी जो है इटली के, इनको माना जाता है, ठीक है। तो ही इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ द रेडियो। भारत में जो रेडियो है जिसको भारत सरकार ने शुरू किया था उसका नाम है ऑल इंडिया रेडियो, ये आपने सुना है। ऑल इंडिया रेडियो को भारत में इस्टेब्लिश किया गया था ऑन 8 जून 1936 को। न्यू दिल्ली से इसका प्रसारण स्टार्ट हुआ था, ठीक है। फिर 2023 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक ऑर्डर निकाला जिसमें ऑल इंडिया रेडियो का नाम चेंज करके ना आकाशवाणी कर दिया गया है। आकाशवाणी एक संस्कृत वर्ड है ना, ठीक है। तो ऑफिशियल नेम जो है ना, ऑल इंडिया रेडियो अब नहीं है, ऑफिशियल नेम इसका अब क्या हो गया है, आकाशवाणी हो गया है। ये भारत सरकार का है, प्रसार भारती के अंदर आपका आता है। तो थोड़ा सा याद रखना ये स्टार्टिंग पोर्शन ऑल इंडिया रेडियो के बारे में, ठीक है। आज सेंट्रल गवर्नमेंट ने 14 तारीख को एक प्रोजेक्ट अप्रूव किया है। इंडिया का पहला रोड कम रेल टनल बनेगा रिवर के अंदर, और वो रिवर कौन सा है, ब्रह्मपुत्रा। देखो नदी के किनारे भी आपका रेल टनल है, जैसे कोलकाता मेट्रो, ठीक है। हुगली रिवर के नीचे से आपका कोलकाता मेट्रो चलता है, ठीक है। तो वो रेल ही है, वो रिवर के अंदर है। लेकिन ये क्या है, रोड कम रेल टनल। इसका मतलब रोड के साथ साथ यहाँ पे रेल भी चलेगा। ये बेसिकली 2 ट्यूब होगा, एक ट्यूब में ना रोड होगा और एक ट्यूब में क्या होगा, रेलवे होगा, ठीक है। दोनों अलग अलग है। नॉर्मली आप देखते हो ना, रेलवे के नदी होता है, उसके ऊपर ब्रिज होता है, ब्रिज के नीचे में आपका रेल चलता है और फिर जस्ट उसके ऊपर एक और ब्रिज बना रहता है, उस पर रोड पे गाड़ियाँ वगैरह चलती है। इसमें वैसा नहीं होगा, 2 ट्यूब बनेगा, एक ट्यूब में आपका रोड बनेगा और एक ट्यूब में आपका रेलवे बनेगा। ये बेसिकली क्या है, गोपुर इस तरफ है, वो कनेक्ट करेगा नुमालीगढ़ से, ठीक है। और NH15 को कनेक्ट करेगा NH715 के साथ, ठीक है। ये रोड कनेक्शन होगा और रेलवे का भी कनेक्शन होगा। गवर्नमेंट के अनुसार इसकी जो टोटल लेंथ होगा वो होगा 15.79 किलोमीटर का होगा, ठीक है। जो टनल का एक्चुअल लेंथ होगा 17.79 किलोमीटर होगा। ट्यूब है ना, इसका मतलब दोनों को शामिल किया गया है। इस पे क्या होगा, 4 लेन एक्सेस कंट्रोल ग्रीनफील्ड रोड कम रेल कॉरिडोर होगा। अब थोड़ा सा ये समझ लो, एक्सेस कंट्रोल का मतलब क्या होगा, यहाँ पे देखना टोल होगा। यानी कि अगर आप इस रोड पे आना चाहते हो तो सबसे पहले आपको टोल पे करना पड़ेगा। फिर जब तक ये पूरा हाईवे कंप्लीट नहीं हो जाता आप बाहर नहीं निकल सकते हो। इसका मतलब जब आप इससे बाहर निकलोगे तो फिर आप क्रॉस करोगे किससे, दूसरे टोल प्लाजा से, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे कौन सी गाड़ियाँ आएगी वो कंट्रोल्ड होता है। इस तरह का आपने देखा होगा नेशनल हाईवे पे। फिर बन रहा है ग्रीनफील्ड बहुत बार बता चुके हैं, फिर बता रहे हैं, जो प्रोजेक्ट बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट होता है, जो है नहीं, जो बिल्कुल नए सिरे से बनाया जाता है, उसको कहते हैं ग्रीनफील्ड। जो पहले से बना हुआ है उसमें मॉडिफिकेशन किया जाता है, उसको कहते हैं ब्राउन फील्ड कहते हैं। तो क्योंकि ये बिल्कुल नया रोड बन रहा है ना, रोड और रेल नेटवर्क, इसीलिए इसको कहा जा रहा है ग्रीनफील्ड। ये कनेक्ट करेगा किसको, गोपुर जो बना है NH15 पे, कनेक्ट करेगा किसके साथ, नुमालीगढ़ जो किस पे NH715 सेक्शन पे है, ठीक है। तो गोपुर को ये कनेक्ट कर रहा है नुमालीगढ़ से। नेशनल हाईवे की बात करो तो नेशनल हाईवे 15 को कनेक्ट कर रहा है नेशनल हाईवे 715 के साथ। ये थोड़ा ध्यान रखना है। जो रेलवे का जो कनेक्शन है ना, वो रंगिया मुकोन गेट्सलेक रेलवे सेक्शन है अंडर द रंगिया डिवीजन। इसको कनेक्ट करेगा किसके साथ, फुरकतिंग मरियानी लूप लाइन जो आता है अंदर तिनसुकिया डिवीजन, ठीक है।
ये इसके साथ कनेक्शन करेगा रोड का। तो हाईवे में याद रखना 15 को कनेक्ट कर रहा है किसके साथ, 715 के साथ, गोपुर को नुमालीगढ़। रेलवे में रंगिया डिवीजन को कनेक्ट कर रहा है किसके साथ, तिनसुकिया के साथ। कहाँ पे होगा, असम में होगा। प्रोजेक्ट का जो कॉस्ट है ना वो 18,662 करोड़ है। ये कह रहे हैं कि वर्ल्ड का ये सेकंड प्रोजेक्ट है। फर्स्ट प्रोजेक्ट जो है वो ढूंढा, मिला नहीं, रिलायबल सोर्स नहीं मिला है, ठीक है, इसलिए उसको शामिल नहीं किया जा रहा है। शायद वो लंदन का टेम्स रिवर है ना, उसके नीचे ये पहला प्रोजेक्ट बना था, रेल रोड कम रेल टनल, कंफर्म नहीं है, इसलिए सेकंड प्रोजेक्ट ही याद रखना, ये वर्ल्ड का दूसरा ऐसा प्रोजेक्ट होगा। यहाँ तक ठीक है। हम लोग असम में ही रहते हैं। असम में आज 14 को मोदी साहब गए हुए थे असम। बहुत सारा कार्यक्रम था। जो सबसे ज़्यादा चर्चा में था ना, जो न्यूज़ में था, वो था आपका, उन्होंने इनाग्रेट किया था फर्स्ट इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी इन नॉर्थ ईस्ट इन असम। देखो इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी क्या होता है, जितने भी एयरफोर्स होते हैं उनका अपना बेस होता है, वहाँ पे एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करते हैं, लैंडिंग करते हैं, और जितने सारे वहाँ पे इनके लिए ज़रूरत होता है टेक्निकल वेपन सिस्टम, सारे चीज़ स्टोर किए जाते हैं। सपोज करो इमरजेंसी में अगर किसी फाइटर प्लेन को लैंड करना है, ठीक है, तो फिर अगर मान लो उसका बेस तबाह हो गया तो फिर वो कहाँ पे लैंड करेगा। इसके लिए ना पूरे वर्ल्ड में बनाया जाता है। नेशनल हाईवे जो होता है ना, उसके कुछ एरिया को इस तरह से बनाया जाता है, इतनी मजबूती से बनाया जाता है कि उस पर फाइटर एयरक्राफ्ट या ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट टेक ऑफ कर सके और लैंड कर सके। भारत में देखो नॉर्थ में है, सेंट्रल में है, ईस्ट में है। नॉर्थ ईस्ट में ये ना पहला जो बन रहा है वो कहाँ बना है, असम में। इसी को आज पूरा दिन भर टीवी में दिखाया जा रहा था। मोदी साहब खुद गए थे वहाँ पे इसको देखने के लिए। देखने के लिए नहीं, बाकायदा इनका प्लेन लैंड किया था इस लैंडिंग फैसिलिटी पे। दिल्ली से वो गए कहाँ पे, चाबुआ एयरफोर्स, जो लिक्विडेड है कहाँ पे, डिब्रूगढ़। फिर चाबुआ एयरफोर्स से वो इंडियन एयरफोर्स के प्लेन पे बैठे और उनका प्लेन लैंड किया था इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी, जिसको बनाया गया किस पे, डिब्रूगढ़ मोरन नेशनल हाईवे पे, ठीक है, ये याद रखिएगा। डिब्रूगढ़ मोरन नेशनल हाईवे पे इनका प्लेन लैंड किया था। ऑफिशियली मान लिया गया कि इसका उद्घाटन हो गया, जबकि प्रैक्टिस में पहले से ये लोग कर रहे थे। एक तो ये याद रखिएगा, ध्यान क्या रखना, चाबुआ एयरफोर्स बेस कहाँ पे लोकेटेड है, इन डिब्रूगढ़ असम, ये इंपॉर्टेंट है। असम में फर्स्ट इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी कहाँ पे बनाया गया है, डिब्रूगढ़ मोरन नेशनल हाईवे। दो चीज़ याद रखना, इससे ज़्यादा जरूरत नहीं है। मोदी साहब ने इनाग्रेट किया कुमार भास्कर वर्मा सेतु। ये किस पे बना हुआ है, ब्रह्मपुत्रा पे। क्वेश्चन पूछेगा कुमार भास्कर वर्मा सेतु जो अभी न्यूज़ में था वो किस नदी पे बना है, ब्रह्मपुत्रा, और ये कहाँ पे है, असम में है। उन्होंने एक नेशनल डेटा सेंटर फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का इनाग्रेशन किया। ये कहाँ पे बना है, अमीन गांव इन द कामरूप डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम। आपने कामाख्या मंदिर का नाम सुना होगा। कामाख्या मंदिर कहाँ है, कामरूप में ही है। उन्होंने फ्लैग ऑफ किया था 225 इलेक्ट्रिक बस अंडर द पीएम ई बस सेवा स्कीम। ये कहाँ कहाँ किया हमें कोई मतलब नहीं है। गुवाहाटी था, नागपुर था, भावनगर था, चंडीगढ़। इसका मतलब वर्चुअली किया ना इन्होंने। तो गुवाहाटी, नागपुर, भावनगर, चंडीगढ़ भूल जाओ। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, पीएम ई बस सेवा स्कीम, ठीक है। देखो पीएम ई बस सेवा स्कीम जो है ना, इसको लॉन्च किया गया था 16 अगस्त 2023 को। ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, ये आता है अंडर द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ठीक है। अभी मनोहर लाल खट्टर है ना मिनिस्टर। इसका देखो मकसद क्या है, ई बस है ना, इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक बस सेवा है। मेन मकसद क्या है, भारत ने कमिट किया है कि वो कार्बन के इमिशन को कम करेगा। कार्बन का इमिशन सबसे ज़्यादा कौन करता है, इलेक्ट्रिसिटी, जहाँ पे पावर का जनरेशन होता है। एक पॉल्यूशन का सबसे बड़ा केंद्र जो है ना वो ट्रांसपोर्टेशन होता है। पेट्रोल डीजल जलता है, उससे निकलता है पॉल्यूशन, ठीक है। तो फिर इसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनकरेज कर रहा है इलेक्ट्रिक बसेस का। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसी के लिए लॉन्च किया है पीएम ई बस सेवा स्कीम। इसमें क्या है, भारत में 10,000 इलेक्ट्रिक बसेस को, ठीक है, डिप्लॉय किया जाएगा इन 169 सिटीज़ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, ठीक है। इसका मतलब जो सिटी में बसेस का इस्तेमाल करते हैं ना ट्रांसपोर्टेशन में, जो अभी पेट्रोल पे चलते हैं या डीजल पे चलते हैं या कुछ कुछ शहरों में सीएनजी पे चलते हैं, उसके जगह पे लाया जाएगा आपका इलेक्ट्रिक बसेस।
ये जो है ना इलेक्ट्रिक बसेस चलाए जाएंगे ट्रिपल पी मोड में। ट्रिपल पी क्या होता है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इसका मतलब इसमें गवर्नमेंट भी होगा, प्राइवेट सेक्टर भी होगा, दोनों मिलके पार्टनरशिप में ये काम करेंगे। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होता है ट्रिपल पी, ये इस मोड में होगा। इसमें बेसिकली क्या है, यहाँ पे गवर्नमेंट आपको हेल्प करेगा इन डेवलपमेंट ऑफ बस डिपो। बस डिपो होता है ना जहाँ पे बसेस को लगाया जाता है। फिर अब क्योंकि इलेक्ट्रिक बसेस है तो फिर इनको चार्ज करने के लिए वहाँ पे होना चाहिए क्या? चार्जिंग स्टेशन। तो चार्जिंग स्टेशन वगैरह बनाया जाएगा, पावर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा, यानी कि एक कंप्लीट इकोसिस्टम डेवलप किया जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहता है कि ये सपोर्ट किया जाएगा कितने साल के लिए? 10 ईयर्स के लिए, यानी कि इन बसेस को। और इस पर टोटल खर्च कितना है, टोटल आउटले कितना है? 20,000 करोड़। तो सिंपल फंडा है। पीएमई बस सेवा कब लागू हुआ, लॉन्च हुआ? 16 अगस्त 2023 को। किस मिनिस्ट्री के अंदर है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। एम क्या है? 10,000 इलेक्ट्रिक बसेस को डिप्लॉय करना इन 169 सिटीज पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में। आउटले कितना है? 20,000 करोड़। और इन बस सेवा को सपोर्ट किया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा कितना? 10 ईयर्स के लिए किया जाएगा। फिर 13 तारीख को पीएम मोदी ने आपका इनाग्रेट किया था सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवन। देखो, आपने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के बारे में सुना होगा। सेंट्रल विस्टा जो प्रोजेक्ट था ना, इसको शुरू किया गया था कोविड से पहले। इसका देखो उद्देश्य क्या है। अगर आप दिल्ली का देखोगे तो जो दिल्ली है ना, इसको डिज़ाइन किया था किसने? लुटियन ने। जैसे कलकत्ता हुआ करता था भारत की राजधानी, ठीक है। 1905 में फिर लॉर्ड कर्जन ने अनाउंस किया कि कलकत्ता से राजधानी शिफ्ट होगा दिल्ली। 1911 में दिल्ली आपका राजधानी शिफ्ट हुआ। तो फिर दिल्ली में अंग्रेज़ों के रहने के लिए जो हम पे रूल करते थे उनको काम दिया गया, और उसको ये काम दिया गया था कि एक नया सिटी डेवलप करो, कैपिटल सिटी जो ब्रिटिश इंडिया का होगा। डिज़ाइन का काम दिया गया था लुटियन को, एडवर्ड लुटियन को। इन्होंने डिज़ाइन किया। एक जगह है दिल्ली में रायसेना हिल, आपने शायद नाम सुना होगा। रायसेना हिल, ये पहाड़ पे है, उसी पे बना हुआ है आपका राष्ट्रपति भवन। राष्ट्रपति भवन के अगल बगल में ना नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक है। भारत सरकार के बहुत सारे मिनिस्ट्री आपके वहाँ पे थे। फिर थोड़ा सा इधर उधर जाओगे ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बहुत सारे मिनिस्ट्रीज दिल्ली में बहुत जगह फैले हुए हैं। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का मतलब ये था कि सारा जो गवर्नमेंट का ऑफिस है, पार्लियामेंट है, ठीक है, वो सब एक ही जगह हो। गवर्नमेंट का कहना है इससे ना खर्च बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि जब अलग अलग जगह ऑफिस होता है ना, तो ऑफिसर्स को, स्टाफ को इधर उधर जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा होता है, प्लस सिक्योरिटी भी यहाँ पे अच्छे से प्रोवाइड किया सकता है। इसीलिए सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था, ठीक है। अब देखना है ना, पार्लियामेंट, नया पार्लियामेंट बन चुका है। अब था जो गवर्नमेंट ऑफिस थे ना उसको शिफ्ट करना है। तो जो गवर्नमेंट ऑफिस होगा ना उसका नाम रखा है इन्होंने क्या? कर्तव्य भवन, ठीक है। ये 1 और 2 दो ब्लॉक में होगा। और एक मजेदार क्या है, सेवा तीर्थ। सेवा तीर्थ क्या है? जो पहले प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस था ना जिसमें प्राइम मिनिस्टर बैठते हैं, ठीक है, वो हुआ करता था आपका साउथ ब्लॉक में, ठीक है। तो साउथ ब्लॉक से ना ये सारे शिफ्ट कर गए हैं सेवा तीर्थ में। सेवा तीर्थ जो है ना, न्यू बिल्डिंग जो बना है, उसमें क्या क्या आएगा? प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस है, पीएमओ ऑफिस है जहाँ पे पीएम खुद बैठते हैं, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट होगा, और साथ साथ कैबिनेट सेक्रेटेरिएट यहाँ पे होगा, ठीक है। कर्तव्य भवन में बहुत सारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्ट्री थे ना, जो डिपार्टमेंट्स लोकेटेड थे नॉर्थ एंड साउथ ब्लॉक में, उसको भी शिफ्ट कर दिया गया है इनटू कर्तव्य भवन, ठीक है। तो ऐसे याद रखना, सेवा तीर्थ में कौन कौन सा ऑफिस है? पीएमओ है, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट है, और कैबिनेट सेक्रेटेरिएट है, ठीक है। दूसरा, गवर्नमेंट का अधिकतर जो डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री था ना वो नॉर्थ एंड साउथ ब्लॉक में बैठते थे। नॉर्थ और साउथ ब्लॉक्स को किसने डिज़ाइन किया था? आर्किटेक्ट कौन थे? हर्बर्ट बेकर। ऐसे याद रखना, न्यू दिल्ली को किसने डिज़ाइन किया था? एडवर्ड लुटियन ने, ठीक है। ये भी ब्रिटिश थे, एडवर्ड लुटियन ने डिज़ाइन किया था। ये सारा आपका इंडिया गेट वगैरह वगैरह सब जो है ना, ये
राष्ट्रपति भवन, फिर संसद जो पुराना संसद था, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, सब लुटियन ने आपका डिज़ाइन किया था। नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक जो था ना, उसको डिज़ाइन किसने किया था? हर्बर्ट बेकर ने किया था। ये ध्यान रखना, यहाँ तक ठीक है। और नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक ने काम करना कब शुरू किया था? 1921 में। ये तो याद रहेगा, सेवा तीर्थ। और ये फिर जब अगले दिन सेवा तीर्थ में मोदी साहब अपने ऑफिस में गए, उन्होंने कुछ कुछ स्कीम पर ना हस्ताक्षर किए। यही देखो फोटो हर जगह दिया जा रहा है। एक स्कीम क्या है? पियत राहत स्कीम, ठीक है। एक स्कीम है ना, उसका नाम है क्या? पीएम राहत। तो इसका पहले फुल फॉर्म देख लो। प्राइम मिनिस्टर हो गया पीएम, राहत का मतलब हो गया रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स हॉस्पिटलाइजेशन एंड एश्योर ट्रीटमेंट। ये फुल फॉर्म याद रखना है आपको, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसमें क्या होगा, जो रोड एक्सीडेंट जो विक्टिम है ना, जिनका रोड पे एक्सीडेंट हो जाता है, उनको जो हॉस्पिटल्स हैं, डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पे 1.5 लाख रुपीस तक का ट्रीटमेंट जो होगा ना, वो दिया जाएगा। कैशलेस ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाएगा। इसका मतलब, कैशलेस का मतलब होता है ना, आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट डिसीजन था ना, वो मोदी साहब ने क्या लिया? लखपति डीडी के अंदर जो टारगेट था, उसको 3 करोड़ से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 6 करोड़। लखपति दीदी बनाना है कब तक? मार्च 2029 तक। लखपति दीदी स्कीम का अनाउंसमेंट किया था प्राइम मिनिस्टर ने 15 अगस्त 2023 को। आप जानते हो 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे के समय झंडा कौन फहराता है? प्राइम मिनिस्टर करते हैं, और रेड फोर्ट से भाषण देते हैं ना, लाल किला से। उसी में इसको अनाउंस किया था। इसका एम क्या था? भारत में 3 करोड़ लखपति दीदी जो होगी ना, उनको लखपति बनाना है, ठीक है, ठीक है। लखपति का मतलब हो गया उनका इनकम 1 करोड़ 1 लाख या उससे ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। लेकिन लखपति दीदी का मतलब ना हर एक वुमेन नहीं, इसमें फोकस किया गया किस पे? वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स पे। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स समझ लो। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्या होता है? जो एक ही विलेज में आपके रहते हैं मेनली, या फिर आसपास के जो कंटिन्यूअस विलेज होता है उसमें रहते हैं वो लोग। उनका जो सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड होता है ना, ऑलमोस्ट आपके सेम होते हैं। ये सारे लोग इकट्ठे होते हैं और बनाते हैं एसएचजी, नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड कहता है ना, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होगा उसमें मिनिमम मेंबर कितने होंगे? 10, और मैक्सिमम कितने होंगे? 20, ठीक है। इसका मतलब जो एसएचजी बनेगा भारत में, उसमें मिनिमम 10 मेंबर होंगे, मैक्सिमम कितने होंगे? 20 होंगे। लेकिन जो हिली एरिया है, पहाड़ी क्षेत्र है, या फिर जो आपका ट्राइबल एरिया है, यहाँ पे ना जो मिनिमम होंगे, मिनिमम क्राइटेरिया कितना है? 5 मेंबर्स का है, मैक्सिमम की बात नहीं करता। इसका मतलब देखो क्या होगा, गवर्नमेंट इंकरेज करता है ना, आप सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाओ, लाइक माइंडेड पीपल यहाँ पे इकट्ठे होंगे, सब मिलके ना अपना कोई छोटा मोटा धंधा स्टार्ट करेंगे। वुमेन एसएचजी में कहा जाता है ना, आप जो मेंबर्स हैं उसको थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन करना पड़ता है। उसके बाद फिर एसएचजी को बैंक्स के द्वारा लोन दिया जाता है, अपना नॉर्मल सॉरी बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट्स पे दिया जाता है। तो वो पैसा जो इकट्ठा हुआ ना, उसमें से सेल्फ हेल्प ग्रुप जो होगा ना, कोई मेंबर पैसा लोन के रूप में ले सकता है और अपना काम धंधा करेगा और फिर वो पैसे को वापस कर देगा। इससे क्या होगा, गरीब आदमी जो बिजनेस करना चाहता है उसके पास कैपिटल नहीं मिलता ना, पूंजी नहीं होता। सेल्फ हेल्प ग्रुप के थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको बैंक से लिंक कर देता है और फिर उनको वो कैपिटल मिल जाता है। अगर बिजनेस सक्सेस हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, भारत में पॉवर्टी कम होगा, क्योंकि वो गरीबी रेखा से ऊपर उठ जाएंगे ना, और भारत में क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। यहाँ पे जब लखपति दीदी की बात करते हैं ना, इसमें सिर्फ वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है। मान लो वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप में कितने मेंबर्स हैं? 10। लखपति का मतलब होता है इनकम कितना होना चाहिए? 1 लाख और मोर पर ईयर। इसमें देखो पूरे ग्रुप का देखा जाता है। तो अगर उस एसएचजी का मंथली इनकम जो है ना 1 लाख या उससे ज़्यादा हो जाता है पर ईयर, उसको मान लिया जाता है लखपति दीदी। यहाँ तक ठीक है? यही इसका मतलब होता है। आप याद रखना नबार्ड वाला, मिनिमम 10, मैक्सिमम 20। हिली और ट्राइबल एरिया में मिनिमम कितने होते हैं? 5। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। प्लस
टारगेट कितना कर दिया गया, 6 करोड़ लाखपति दीदी बाय मार्च 2029 को, ये इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, तीसरा डिसीजन इस पे लिया गया था। जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है ना, इसका कॉर्पस पहले 1 करोड़ था, अब उसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 2 लाख करोड़, ये इंपॉर्टेंट है। कॉर्पस क्या होता है, फंड। फंड में जितना पैसा है ना, फंड का जितना वैल्यू है उसी को कहते हैं क्या, कॉर्पस। यानी कि जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो भारत सरकार ने बनाया है, इसमें टोटल फंड कितने होंगे, 2 लाख करोड़ होंगे। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को लॉन्च किया था प्राइम मिनिस्टर मोदी ने। ये कब किया था, 2020 में किया था। इसका देखो एम क्या है, नाम से ही देखो, एग्रीकल्चर के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है। जैसे पोस्ट हार्वेस्ट होता है, ठीक है, या इसमें देखो किस पे दिया गया है, पोस्ट हार्वेस्ट पे। जैसे फसल की कटाई हो गई, अब किसान उसको कहीं पे स्टोर करके रखेगा ना। हमारे देश में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है, किसानों के पास ना कोल्ड स्टोरेज की सुविधा उतनी उपलब्ध होती नहीं है। अधिकतर जो होता है ना, जो फसल होती है वो सड़ जाता है, गल जाता है, खराब हो जाता है। तो भारत सरकार चाहता है कि ये जो हमारे देश में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स कोल्ड स्टोरेज के अभाव के कारण जो सड़ के बर्बाद हो जाते हैं ना, उसको ख़त्म किया जाए। तो फिर इसके लिए बनाया जाएगा क्या, वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज, और फिर क्रॉप के प्रिजर्वेशन के लिए काम किया जाएगा। इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है ना, वो बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के थ्रू किसानों को, ठीक है, फार्मर एफपीओ, फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन को, इन सबको ना लोन प्रोवाइड करता है ताकि आप ये बनाओ, ठीक है। इस स्कीम में ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहता था कि पहले फंड में पैसा कितना था, 1 लाख करोड़, इसको बढ़ा के कर दिया गया कितना, 2 लाख करोड़। इस स्कीम के तहत मैक्सिमम जो लोन दिया जाता है ना, वो दिया जाता है कितना, 2 करोड़ का। बैंक आपको लोन प्रोवाइड करेगा, जैसे बैंक आपको लोन प्रोवाइड करता है कितना पे, 10% पे, ठीक है। तो आपको मान लीजिए कोल्ड स्टोरेज बनवाना है, तो आप बैंक से जाओ, बैंक आपको मैक्सिमम लोन दे सकता है 2 करोड़, और सपोज करो बैंक आपसे चार्ज करता है 10%। यहाँ पे उस किसान को, बैंक को कितना पैसा देना पड़ेगा, 10% का ब्याज देना पड़ेगा। गवर्नमेंट कहता है नहीं, 10% में से 3% जो होगा ना, वो आपको इंटरेस्ट सब्सिडी के रूप में मिलेगा। इसका मतलब इस पे 3% जो इंटरेस्ट बनेगा वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे देगा बैंक को, और बाकी का जो 7% का इंटरेस्ट बनेगा वो किसान दे देगा किसको, बैंक्स को दे देगा, ठीक है। यहाँ पे लोन का रिपेमेंट पीरियड कितना होता है, 7 ईयर्स होता है। थोड़ा सा इसको ध्यान रखना। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर का फंड का कॉर्पस बढ़ा के कर दिया 2 लाख करोड़। इसमें इंटरेस्ट सब्सिडी कितना है, 3%। मैक्सिमम लोन कितना होता है, 2 करोड़ का होता है, और रिपेमेंट पीरियड मैक्सिमम कितना हो सकता है, 7 ईयर्स। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको आपको याद रखना होगा। इसमें से कुछ भी उठा के वो पूछ सकता है। फिर स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड 2.0, इसका जो कॉर्पस है ना, वो आपका 10,000 करोड़। देखो 2016 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आपका लॉन्च किया था स्टार्टअप इंडिया। इसका मेन मकसद क्या था, भारत में आपका एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना। यंग पीपल को इनकरेज किया जाता था कि आप अपना एक कंपनी खोलो, ठीक है, और फिर क्या करो, प्रोडक्ट्स बनाओ, है ना। क्योंकि शुरुआत में नई कंपनी को पैसे देने के लिए कोई तैयार नहीं होता है, तो इसीलिए भारत सरकार ने क्या कहा, हम आपको बैंक्स के थ्रू पैसे दिलवाएंगे, ठीक है। इसी के लिए लॉन्च किया गया था स्टार्टअप इंडिया। ये किया गया था 2016 में। स्टार्टअप इंडिया जो है ना, ये आता है किसके अंदर, IIT। ये फुल फॉर्म क्या होता है, डिपार्टमेंट, ठीक है, फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, ठीक है। फुल फॉर्म याद रखना, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ये आता है किसके अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर आता है। तो स्टार्टअप इंडिया जो स्कीम है ना, DPIIT के अंदर आता है। इसके अंदर 3 स्कीम है। एक है फंड ऑफ फंड फॉर स्टार्टअप्स, दूसरा होता है स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम, और तीसरा होता है ना क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर स्टार्टअप्स। हमें यहाँ पे ना मतलब है फंड ऑफ फंड फॉर स्टार्टअप्स, ठीक है। ये उसके बारे में बात करी है भारत सरकार। ये जो फंड ऑफ फंड फॉर स्टार्टअप्स है ना, इसको मैनेज कौन करता है, SIDBI करता है, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। आप जानते हो
सिडबी जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? लखनऊ। इसका हेडक्वार्टर है आपका लखनऊ। लखनऊ कैपिटल है किसका? उत्तर प्रदेश का। तो ये जो फंड ऑफ फंड फॉर स्टार्टअप्स है ना, इसको मैनेज करता है सिडबी। इसका मतलब ये भी जो होगा स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड, उसको भी मैनेज कौन करेगा? सिडबी। अब यहाँ पे देखो क्या हो गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 10,000 करोड़ दे दिया, किसको दे दिया? सिडबी को। अब सिडबी क्या करेगा? सिडबी जो है ना, इस पैसे का यूज करेगा और वो फंड प्रोवाइड करेगा सेबी रजिस्टर्ड अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स को। ठीक है, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड को कहते हैं एआईएफ। आपने शायद नाम सुना होगा वेंचर कैपिटल, वीसी बोलते हैं ना, वेंचर कैपिटल आपने सुना होगा। आपने सुना होगा प्राइवेट इक्विटी, एंजल फंड्स। ये वेंचर कैपिटल, एंजल फंड्स, प्राइवेट इक्विटी जो होते हैं ना, ये सारे होते हैं अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स। तो इस तरह के जो भी अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स होंगे जो सेबी के साथ रजिस्टर्ड हैं, उसको सिडबी जो है ना पैसे प्रोवाइड करेगा। तो फिर ये जो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है ना, वो क्या करेगा? वो इस पैसे का इस्तेमाल करेगा और वो स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करेगा थ्रू इक्विटी या इक्विटी लिंक्ड इंस्ट्रूमेंट्स। स्टार्टअप्स जो होता है, देखो उसके पास गिरवी रखने के लिए कुछ भी नहीं होता है, उनके पास सिर्फ आइडिया होता है। ठीक है, उस आइडिया को वो एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, उसको ना डेवलप करना चाहते हैं। जैसे फेसबुक देखो क्या था, शुरू में वो भी तो स्टार्टअप था। जब उसको शुरू किया गया था तो फिर फेसबुक का जो ओनर है, कौन है वो? मार्क जुकरबर्ग। उसके पास पैसा थोड़ी था, तो फिर यहाँ पे उसको स्टार्टअप्स को कुछ लोगों ने फंड किया, एंजल वालों ने, एंजल फंड्स ने उनको फंड किया। उन्होंने क्या किया? हम तुम्हें लोन नहीं देंगे, हाँ तुम अपनी कंपनी ना मुझे अपना शेयर दे दो, इक्विटी के थ्रू मिलेगा ना। तो ये उसमें इक्विटी में आपका इन्वेस्टमेंट करते हैं, इसीलिए इसको कहा जाता है क्या? फंड ऑफ फंड। यानी कि ये एक फंड है जो दूसरा फंड कौन है? अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड को पैसा देगा और फिर वो इन्वेस्ट करेगा किसमें? वो स्टार्टअप में आपका इन्वेस्ट करेगा। वो लोन नहीं देगा, वो उसके शेयर्स में इन्वेस्ट करेगा। ठीक है, गवर्नमेंट कहता है ये जो स्टार्टअप फंड ऑफ फंड 2.0 है ना, ये फोकस करेगा किस पे? डीप टेक एंड टेक ड्रिवन इनोवेशन मैन्युफैक्चरिंग पे। ठीक है, ये बेसिकली अर्ली ग्रोथ स्टेज फाउंडर्स जो होते हैं ना, स्टार्टअप्स होते हैं, उसको फंड करेगा। अब देखो डीप टेक, आप ना एक बार थोड़ा सा 7 और 8 फरवरी का जो वीडियो है ना, उसको देख लो। 7 और 8 फरवरी के वीडियो जो है ना, उसमें एक्सप्लेन किया गया डीप टेक होता क्या है। स्टार्टअप्स का जो डेफिनेशन है ना, उसमें डीप टेक के लिए भारत सरकार ने 20 ईयर्स कर दिया, और जो टर्नओवर का सीलिंग था ना डीप टेक के लिए, उसने 300 करोड़ कर दिया। जबकि नॉर्मली में टर्नओवर जो सीलिंग होता है स्टार्टअप्स के लिए वो 200 करोड़ होता है, और उसमें टाइम पीरियड कितना? 10 ईयर्स होता है। आप 7 और 8 फरवरी का देख लो, उसमें डीप टेक स्टार्टअप्स के बारे में जो नया रूल्स और रेगुलेशंस बना था ना, उसके बारे में किया गया है। ठीक है, तो वहाँ पे आप इसको देख लीजिए 7 और 8 फरवरी के वीडियो में। फिर यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है अर्बन चैलेंज फंड। ठीक है, अर्बन चैलेंज फंड का मतलब ये है कि इसमें जो सिटीज़ है ना, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाएगा, लेकिन इसमें टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे। आपने उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस में ना ये है कि सिटीज़ में बहुत सारे रिफॉर्म्स वगैरह करना पड़ेगा। ठीक है, तो उस चैलेंज को पूरा करोगे तभी आपको फंड मिलेगा, इसीलिए इसका नाम क्या रखा है? अर्बन चैलेंज फंड। ध्यान कर रखना, ये जो अर्बन चैलेंज फंड है ना, इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, कितने का? 1 लाख करोड़ का। ये जो अर्बन चैलेंज फंड है ना, इसका ड्यूरेशन है 2025 से 2030-31। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ड्यूरेशन। देखो स्कीम वगैरह में ना कितना पैसा है, ड्यूरेशन क्या है, कितना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसका ड्यूरेशन कितना है? 25-26 से 2030-31 तक गवर्नमेंट कह रहा है प्रोजेक्ट को कंप्लीशन करने के लिए, है ना। हम इसको 23-24 तक 2033 से 2034 तक एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, एक्सटेंड किया जा सकता है। तो इसका मतलब 5 साल ही हुआ ना, 25-26, 26-27, 27-28, 28-29, 30-31, 5 ईयर्स का है, जिसको एक्सटेंड किया सकता है फॉर नेक्स्ट 23-34 तक ना। तो ठीक है, इसको थोड़ा रखिएगा। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है ना कि अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए कम से कम 4 लाख करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट किया जाए।
और ये किसके थ्रू होगा? ट्रिपल पी मॉडल के थ्रू होगा। ट्रिपल पी का मतलब क्या होता है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होगा। इसमें उन्होंने लगा दिया है कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस। टर्म्स एंड कंडीशंस में क्या होगा? इसमें जो सिटीज़ पार्टिसिपेट करना चाहते हैं ना, उनको बिड करना पड़ेगा, फिर उनका सिलेक्शंस होगा, ठीक है, उसमें हमें नहीं जाना। फिर उनको पैसे प्रोवाइड किया जाएगा ताकि आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करो अपने अर्बन एरियाज़ में। प्रोजेक्ट वाइज इसमें पैसे मिलेंगे। तो जो प्रोजेक्ट होगा उसमें से जो 25% जो प्रोजेक्ट कॉस्ट होगा ना, वो कहाँ से आएगा? वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आएगा। यानी कि जो 1 लाख करोड़ है ना, उसमें से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पैसा लेगा और उस प्रोजेक्ट का जितना कॉस्ट होगा उसका 25% ये बियर करेगा। तो अब बचा कितना? 75%। 75% में से ना जो 50% जो प्रोजेक्ट का कॉस्ट होगा उसमें पैसे कहाँ से आएंगे? मार्केट के थ्रू आएंगे, ठीक है, जिसमें वो इशू करेगा क्या? म्युनिसिपल बॉन्ड्स, बैंक से लोन लेगा, या फिर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू डेवलप करेगा। तो ये हो गया 75। तो बाकी बचा जो 25% कॉस्ट होगा वो कहाँ से आएगा? या तो स्टेट गवर्नमेंट देगा, या यूनियन टेरिटरी है तो वो देगा, अर्बन लोकल बॉडीज देगा, ठीक है, नगर पालिका नगर निगम कहते हैं ना हिंदी में इसको, तो अर्बन लोकल बॉडीज देगा, या फिर उसको अलग सोर्स से करना पड़ेगा। इसका मतलब जो प्रोजेक्ट फाइनेंस किया जाएगा इसके तहत 25% तो सेंट्रल गवर्नमेंट असिस्टेंस के थ्रू आएगा, ये अर्बन चैलेंज फंड के थ्रू आएगा। 50% जो कॉस्ट होगा ना वो मार्केट बोरोइंग के थ्रू आएगा, और 25% जो कॉस्ट होगा ना उसको बियर कौन करेगा? जिस स्टेट में ये प्रोजेक्ट चल रहा है, यूनियन टेरिटरी में चल रहा है या लोकल बॉडी करेगा, ठीक है। फिर इसी के साथ साथ अब देखो 50% पैसा जो आएगा वो मार्केट से आएगा, जिसमें आपका लोन भी है शामिल। अब छोटे छोटे जो बहुत सारे भारत में जो अर्बन लोकल बॉडीज है ना, फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत ही ख़राब है। कोई शायद ही होगा जो प्रॉफिट में जाता है, बीएमसी को छोड़ दें, अधिकतर देखो लॉस में ही जाता है। कौन सा मार्केट इनको पैसा देगा जब अपना खुद का ठिकाना है नहीं? तो इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, उसने लॉन्च किया है क्रेडिट रीपेमेंट गारंटी स्कीम। इसी के साथ है अर्बन चैलेंज फंड के साथ। क्रेडिट रीपेमेंट गारंटी स्कीम जो है ना, उसका जो कॉर्पस है, यानी कि फंड में कितना पैसा डालेगा, 5000 करोड़ डालेगा भारत सरकार। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट गारंटी करता है अप टू 7 करोड़ रुपीस, और 70% ऑफ द लोन अकाउंट विच एवर इज लोअर फॉर द फर्स्ट टाइम लोन ऑफ ए प्रोजेक्ट विद अ मिनिमम वैल्यू ऑफ 20 करोड़। सिंपल सा फंडा, अगर प्रोजेक्ट का वैल्यू 20 करोड़ है मिनिमम, ठीक है, 20 करोड़ है, तो उसमें से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करेगा, जो लोन के थ्रू पैसे आ रहे हैं उसमें से 7 करोड़ या 70% ऑफ द लोन अमाउंट, ठीक है, 7 करोड़ और 70% ऑफ द लोन अमाउंट जो होगा ना, उस पर काउंटर गारंटी कौन करेगा? भारत सरकार। इसका मतलब भारत सरकार बैंक्स को कह रहा है कि अगर आप पैसे दोगे तो हम इतना तक का गारंटी करते हैं कि अगर म्यूनिसिपैलिटी आपका ये पैसे वापस नहीं कर पाएगा तो उसके बिहाफ पे हम आपको पैसे देंगे। इससे क्या होगा कि बैंक्स आश्वस्त हो जाएंगे कि हमारा पैसा पूरा डूबेगा नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट तो पैसे वापस कर ही देगा ना मेरा इतना पैसा। तो वो फिर इस तरह के अर्बन लोकल बॉडीज़ के प्रोजेक्ट को ना फाइनेंस करने के लिए तैयार हो जाएंगे, ठीक है। गवर्नमेंट कहता है कि अगर पहली बार उसने लोन लिया और उसने टाइम से लोन चुका दिया, तो फिर जो नेक्स्ट टाइम जो लोन लिया जाएगा ना, उसमें से काउंटर गारंटी कितना होगा भारत सरकार का? 7 करोड़ और 50% ऑफ द लोन अमाउंट विच एवर इज लोअर, ठीक है, ये याद रखिएगा। क्रेडिट रीपेमेंट गारंटी स्कीम जो है वो भी पार्ट है अर्बन चैलेंज फंड का, लेकिन ये उसमें 1 लाख करोड़ है, तो इसमें कितना है? 5000 करोड़, ठीक है। तो फिर क्रेडिट गारंटी में कौन कौन से सिटीज आपके आएंगे? गवर्नमेंट कहता है जो क्रेडिट गारंटी वाला है उसमें कौन कौन से आएंगे? सिटीज एंड अर्बन लोकल बॉडीज इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड हिली स्टेट्स। नॉर्थ ईस्ट में 8 स्टेट हो गए। 8 स्टेट में कौन हो गया? सिक्किम, असम, अरुणाचल, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड और मणिपुर। और हिली स्टेट्स में इसके अलावा कौन आ जाते हैं? हिली स्टेट्स में आपका आ जाएगा उत्तराखंड, फिर इसके बाद आपका आ जाएगा हिमाचल प्रदेश, और यूनियन टेरिटरी आ जाएगा आपका जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ठीक है। तो एक हो जाएगा कौन कौन आ रहे हैं? सिटीज़ एंड अर्बन लोकल बॉडीज इन नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिली स्टेट्स, या फिर
जो अर्बन लोकल बॉडीज है जिसका पॉपुलेशन 1 लाख से कम है, ठीक है, इन स्टेट्स एक्सेप्ट नॉर्थ ईस्ट एंड हिली स्टेट्स। इसका मतलब नॉर्थ ईस्ट और हिली स्टेट्स के सारे आ जाएंगे अर्बन लोकल बॉडी। नॉर्थ ईस्ट और हिली स्टेट्स को छोड़कर वो अर्बन बॉडी जहाँ पे पॉपुलेशन 1 लाख से कम है वो भी क्रेडिट गारंटी के अंदर आएंगे। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। बोधन, भारत बोधन एआई कॉन्क्लेव 2026। देखो, इंडिया में एक एआई से रिलेटेड बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है, ठीक है, एआई इम्पैक्ट, इंडिया एआई इम्पैक्ट। ये होगा आपका दिल्ली में होगा, 16 से लेकर 20 फरवरी तक होगा। इसमें वर्ल्ड में जितने सारे एआई से रिलेटेड रिसर्चर हैं, कंपनी है, वो सारे इंडिया में आपके आएंगे, ठीक है। तो इस इवेंट से पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए हैं। जैसे पिछले वीडियो में देखा था, जो जितेंद्र प्रसाद मिनिस्टर है ना, उन्होंने फ्लैग ऑफ किया था कौशल रथ को। वो बेसिकली क्या है, एक मोबाइल लैब है जो पूरे इंडिया में घूमेगा। मेन मकसद क्या है, लोगों में अवेयरनेस बढ़ाना है रिगार्डिंग एआई, ठीक है। इसी को ध्यान में रखते हुए जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसने ऑर्गेनाइज किया था, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने ऑर्गेनाइज किया था भारत बोधन एआई कॉन्क्लेव, दिल्ली में आपका हुआ था। इसका मेन मकसद क्या था, रिसर्चर्स और जितने सारे एजुकेशनिस्ट हैं उनको इकट्ठा करना, ताकि ये डिस्कस करना कि एजुकेशन में एआई का कितना इस्तेमाल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, इसी के बारे में डिस्कशन था। इसमें एक काम का चीज़ जो हुआ था, आईआईटी बॉम्बे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे, उसने यूएस के कोलंबिया यूनिवर्सिटी के साथ एक एमओयू साइन किया है, जिसके तहत कोलंबिया यूनिवर्सिटी आईआईटी बॉम्बे में सेटअप करेगा सेंटर ऑफ एआई फॉर मैन्युफैक्चरिंग। तो एक थोड़ा सा ये याद रखना। दूसरा याद रखना, भारत बोधन एआई कॉन्क्लेव किससे रिलेटेड था, यूज ऑफ एआई इन एजुकेशन। ऑर्गेनाइज किसने किया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। इसका वेन्यू कहाँ था, न्यू दिल्ली में था। देखो, केरला का आपका बजट आया था, ठीक है, और बजट में अनाउंस किया गया था कि जो केरला गवर्नमेंट है ना, वो कोची टू तिरुवनंतपुरम रेयर अर्थ कॉरिडोर को डेवलप करेगा। इसने वो टेंडर वेंडर निकालना शुरू कर दिया है। शायद ये भारत का पहला रेयर अर्थ कॉरिडोर होगा। ये कनेक्ट करेगा विजनम पोर्ट को टू छावरा और टू कोच्चि। ये जो छावरा बीच है ना, बीच है, बीच मतलब समुद्र के किनारे है, ये कोच्चि से तिरुवनंतपुरम के बीच में है। और जो रेयर अर्थ होता है, 17 मिनरल्स को आइडेंटिफाई किया गया एज अ रेयर अर्थ। 17 में से 4 पैरासोडियम, नियोडियमियम, यूट्रियम और स्कैंडियम, ये पाए जाते हैं छावरा बीच में, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, टेंडर निकाला गया है, कंपनीज को इनवाइट किया गया है कि आप मिनरल्स को यहाँ से निकालो, इसका प्रोसेसिंग वगैरह करो। यूनियन बजट जो इस बार 26-27 का आया है, उसमें जो फाइनेंस मिनिस्टर थे निर्मला सीतारमन, उसने अनाउंस किया था 4 स्टेट्स में, केरला, उड़ीसा, आंध्रा और तमिलनाडु में आपका बनाया जाएगा रेयर अर्थ कॉरिडोर। एक तो याद रखना, बजट में किन किन स्टेट्स में रेयर अर्थ कॉरिडोर के बारे में अनाउंस किया गया है, केरला, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ठीक है। केरला का जो रेयर अर्थ कॉरिडोर है वो बेसिकली एक्सप्लॉइट करेगा किसको, छावरा बीच को, जो कोच्चि से तिरुवनंतपुरम के बीच में आपका पाया जाता है। यहाँ पे देखो, फिर आ गया रेयर अर्थ। आपने रेयर अर्थ के बारे में जरूर सुना होगा। देखो, रेयर अर्थ जो है ना, वो क्रिटिकल मिनरल्स का पार्ट है। क्रिटिकल मिनरल्स किसको कहा जाता है, क्रिटिकल मिनरल्स में जैसे लिथियम है, कॉपर, सब भी आ जाता है। क्रिटिकल मिनरल्स लगभग 31 आपके मिनरल्स हैं, जिसको आइडेंटिफाई किया गया है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज वाइटल फॉर नेशनल एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी, यानी कि भारत के विकास के लिए, भारत की सुरक्षा के लिए ये मिनरल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इसी क्रिटिकल मिनरल्स में से ना 17 मिनरल्स को कहा जाता है रेयर अर्थ। ये 17 एलिमेंट्स हैं कौन, ये जो पीरियोडिक टेबल में है ना, ये आते हैं फ्रॉम 57 टू 71, और पहला जो आता है पीरियोडिक टेबल में 57, वो कौन होता है, लैंथेनम होता है। याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देखो, रेयर अर्थ का मतलब ये नहीं कि ये मिनरल्स मिलते नहीं है, ये अर्थ के क्रस्ट पे हैं, बहुत मिलते हैं,
लेकिन होता क्या है, ये एक जगह इकट्ठे नहीं होते, ये थोड़े से आपके फैले होते। जैसे कोयला है, एक ही जगह आपको कोयले का भंडार मिल जाएगा, तो फिर उसका एक्सट्रैक्शन करना जो होता है ना, इकोनॉमिकली आपका बहुत ही आसान हो जाता है, बेनिफिशियल होता है, कॉस्ट बहुत कम पड़ता है। और कोयला को पृथ्वी से निकालने के लिए टेक्नोलॉजी आपका बहुत ही एडवांस है। रेयर अर्थ में भारत में रेयर अर्थ पाए जाते हैं। दिक्कत क्या है, एक्सट्रैक्शन और प्रोसेसिंग का जो टेक्नोलॉजी था ना, वो इंडिया के पास नहीं था। ठीक है, ये डोमिनेट करता कौन है वर्ल्ड में? चाइना। ठीक है, चाइना डोमिनेट करता है रेयर अर्थ का, उसका मोनोपोली है। और चाइना ने बहुत बार किसी कंट्री को पनिश करने के लिए ना रेयर अर्थ का एक्सपोर्ट उसने बंद कर दिया, जैसे जापान के साथ किया, इंडिया के साथ उसने किया, क्योंकि उसका झगड़ा था किस पे? पॉलिटिकल झगड़ा था। चाइना पे डिपेंडेंस खत्म करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रेयर अर्थ मिशंस वगैरह भी आपका लॉन्च किया है। ठीक है, रेयर अर्थ इतना न्यूज़ में क्यों है? देखो, मोटर्स में ना, जो इलेक्ट्रिक मोटर्स होते हैं, उसमें मैग्नेट की ज़रूरत होती है। रेयर अर्थ का जो मैग्नेट होता है ना, परमानेंट मैग्नेट, वो जो नॉर्मल कन्वेंशनल परमानेंट मैग्नेट से ना फार सुपीरियर होता है। इसको बहुत यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिक व्हीकल मोटर्स में, विंड टरबाइन में, स्पेस में, हेल्थ केयर में, एरोस्पेस में। ठीक है, और क्योंकि इस पे चाइना का दबदबा है, इसीलिए हर कंट्री चाहता है ना कि वो अपने देश में रेयर अर्थ का एक्सप्लॉयटेशन करे। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा, क्रिटिकल मिनरल्स पे एक मिनिस्ट्रियल मिशन ऑर्गेनाइज किया था यूनाइटेड स्टेट्स ने। ठीक है, इसमें इंडिया की तरफ से कौन गया था? वो याद रखना, वॉशिंगटन डीसी में हुआ था ना। वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो उसके हेड थे क्रिटिकल मिशन के। तो भारत से तरफ से कौन गया था उसमें शामिल होने के लिए? ये देखो, आप याद रखना, ढूंढो कौन गया था। ठीक है, चलो, ये है बारबाडोस की प्राइम मिनिस्टर मिया मॉटली। ये लगातार आपका चुनाव जीती है। और सबसे बड़ी बात क्या है, जो बारबाडोस का जो लोअर हाउस है ना, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, उसमें टोटल 30 सीट्स होते हैं, पूरे 30 के 30 लगातार तीसरी बार इनकी पार्टी जीत गई है। ये सबसे यूनिक चीज़ है वहाँ पे। ठीक है, अब देखो, मिया मॉटली याद रहेगा, प्राइम मिनिस्टर ऑफ बारबाडोस। इनके पार्टी का नाम क्या है? बारबाडोस लेबर पार्टी। इसने सारे के सारे सीट जीत लिए हाउस ऑफ असेंबली में। ये लगातार तीसरी बार है जब ये पीएम बनी है, प्लस इनकी पार्टी बारबाडोस लेबर पार्टी ने सारे सीट जीते हैं हाउस ऑफ असेंबली में। बारबाडोस का जो पार्लियामेंट है, ठीक है, उसमें देखो दो हाउस होता है। अपर हाउस को कहते हैं सेनेट, और लोअर हाउस होता है ना, उसको कहते हैं हाउस ऑफ असेंबली। हाउस ऑफ असेंबली जो है ना, ये लोगों के द्वारा चुना जाता है, और इसका कार्यकाल कितना होता है? 4 ईयर्स। ये चीज़ याद रखना। ठीक है, एक मिया मोटली जो लगातार तीसरी बार किसी देश की प्राइम मिनिस्टर बनी है, किस देश की बनी है? बारबाडोस। पार्टी का नाम बारबाडोस लेबर पार्टी। हाउस ऑफ असेंबली किस देश के लोअर हाउस को कहते हैं? बारबाडोस के पार्लियामेंट को कहते हैं। और उसका टर्म कितना होता है? 4 ईयर्स। तब बारबाडोस की बात हो रही है, तो थोड़ा सा बारबाडोस के बारे में जान लो। ये देखो, ये एक आइलैंड है बारबाडोस। ये किस में आता है? कैरेबियन सी में, इसलिए एक कैरेबियन कंट्री भी हो गया। आप नाम सुनते हो ना, वेस्ट इंडीज़। वेस्ट इंडीज़ बेसिकली कोई एक देश नहीं होता, ये इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ हैं जो कैरेबियन आइलैंड्स में पाए जाते हैं। ये क्रिकेट खेलने के लिए वेस्ट इंडीज़ बन जाते हैं। बारबाडोस भी वेस्ट इंडीज़ का एक पार्ट है क्रिकेट के लिए, अदरवाइज एक इंडिपेंडेंट कंट्री है। ये एक आइलैंड है, साफ दिख रहा है आपको, कैरेबियन सी में है। या ओशन की बात करें तो अटलांटिक ओशन हो गया। 1966 में इसने इंडिपेंडेंस हासिल किया था किससे? ब्रिटेन से। इसका कैपिटल कहाँ है? ब्रिजटाउन। यहाँ पे क्रिकेट मैच भी होता है। करेंसी कौन सी है? बारबाडोस डॉलर। प्रेसिडेंट कौन है? मिया मोटली। ये तो याद रहेगा। यह है तारिक रहमान, बेगम खालिदा जिया के बेटे। बांग्लादेश में इलेक्शन हुआ था, और इनकी जो पार्टी है ना, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, उसने वहाँ पे स्वीप किया है, और मोस्ट प्रोबेबली यही बनेंगे आपके प्राइम मिनिस्टर। एक न्यूज़ तो ये भी कह रहा था, इन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी को इनविटेशन दिया है कि जब हमारा स्वेरिंग इन सेरेमनी होगा, आप भी आओ। देखते हैं मोदी साहब जाते हैं या नहीं जाते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमें क्या पढ़ना है। बीएनपी का मतलब हो गया बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। इसके लीडर कौन है? तारिक रहमान। ठीक है, जो इलेक्शन हुआ था इन्होंने जीता कितना? 207। इनका जो अलायंस है ना, वो 209 सीट जीता था।
ठीक है। टोटल मतलब 207 जो जीता इन्होंने जीता, 2 इनका अलायंस पार्टनर जीता है। तारिक रहमान सन है किसके? खालिदा जिया के, ठीक है। खालिदा जिया के जो हस्बैंड थे ना, उनका नाम था जियाउर रहमान, वो भी मिलिट्री के थे, उनका भी असैसिनेट कर दिया गया था। बांग्लादेश में वायलेंस बहुत होता है, देखते हैं आगे क्या होता है। हमें क्या याद रखना है, देखो तारिक रहमान, पार्टी का नाम बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। 1991 के बाद प्रीएम बांग्लादेश की थी खालिदा जिया, उसके बाद खालिदा जिया के बाद ना प्राइम मिनिस्टर कौन बनी थी? अवामी लीग की शेख हसीना, ठीक है, शेख हसीना बनी थी। आप जानते हो 2025 में लोगों ने रिवोल्ट किया, शेख हसीना भागकर चली आई थी कहाँ पे? इंडिया। 2025 के बाद एक केयरटेकर गवर्नमेंट बना था और उसके एडवाइज़र कौन थे? मोहम्मद यूनिस। अब उनको अपना पोस्ट छोड़ना पड़ेगा। तो 1991 के बाद जो कोई एक मेल आदमी जो बांग्लादेश का प्राइम मिनिस्टर बनेगा वो शायद तारिक रहमान होंगे, ठीक है। अदरवाइज खालिदा जिया और शेख हसीना ये प्राइम मिनिस्टर रही थी बांग्लादेश की। बांग्लादेश के इलेक्शन में सबसे टिपिकल क्या याद रखना है, देखो बांग्लादेश का जो पार्लियामेंट है ना वो यूनिकैमरल है। यूनिकैमरल मतलब एक ही हाउस होता है, एक ही सदन होता है। और बांग्लादेश के पार्लियामेंट का नाम है जातीय संसद। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसी को याद रखना। इसमें ना मेंबर्स कितने होते हैं? 350 में से जो 300 मेंबर्स होते हैं ना उसको डायरेक्टली पीपल के द्वारा इलेक्ट किया जाता है। इस बार जो इलेक्शन हुआ था ना वो 299 सीट्स के लिए हुआ था क्योंकि एक मेंबर का डेथ हो गया था, ठीक है। तो अब देखो ये मेंबर सिलेक्ट होकर आ गए, फिर ओथ वगैरह लेंगे, पार्लियामेंट बनेगा, जातीय संसद बनेगा। उसके बाद ये जो 300 मेंबर होंगे या 299 मेंबर अभी जो हैं वो फिर इलेक्ट करेंगे 50 वुमेन को, ठीक है, ठीक है। तो ये उसको इलेक्ट करते हैं। इसका मतलब बांग्लादेश का पार्लियामेंट जो है जातीय संसद में टोटल मैक्सिमम मेंबर कितने हो सकते हैं? 300 + 50, 300 मेंबर्स को पब्लिक आपका इलेक्ट करता है डायरेक्टली। और फिर वो मेंबर्स जो है ना वो 50 सीट्स पे वुमेन्स जो रिजर्व रहता है वुमेन्स के लिए उसके मेंबर को इलेक्ट करते हैं। ये जो इलेक्शन था बांग्लादेश में ये 13th पार्लियामेंट्री इलेक्शन था। इससे पहले जो 12th पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुआ था ना वो 2024 में हुआ था, फेब के आसपास हुआ था। लेकिन आप जानते हो कुछ ही महीनों बाद बांग्लादेश में रिवोल्ट हुआ, लोग सड़क पे उतर के आ गए और शेख हसीना भागकर अगस्त 2024 में कहाँ पे आ गई? इंडिया में आ गई। जो 12th पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुआ था ना उस पर अपोजिशन ने लगभग बाइकआउट कर दिया था, बीएनपी ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, उस समय खालिदा जिया जिंदा थी। इस बार देखो क्या हो गया, जो 13th पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुआ है ना उसमें अवामी लीग को पार्टिसिपेट नहीं करने दिया गया है, शेख हसीना की पार्टी को, ठीक है। जातीय संसद का टाइम पीरियड कितना होता है? 5 ईयर्स होता है, ठीक है, ये याद रखना है। फिर स्विट्जरलैंड में आपका एक रेफरेंडम होगा जिसमें लोगों से पूछा जाएगा क्या स्विट्जरलैंड की आबादी 10 मिलियन से ज़्यादा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। अगर होगी तो फिर गवर्नमेंट को क्या क्या स्टेप उठाना चाहिए ताकि आबादी को वहाँ पे 10 मिलियन पे रोक दे। 10 मिलियन का मतलब होता है 1 करोड़, ठीक है। और ये इनिशिएटिव किसने लॉन्च किया है? स्विस पीपल पार्टी ने, ठीक है। देखो एक होता है रेफरेंडम और एक होता है इनिशिएटिव। इसका मतलब क्या होता है? एक होता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता था, जहाँ पे पॉपुलेशन कम होता है लोग इकट्ठे होते थे, ठीक है, और वो इकट्ठे होकर ना कानून बनाते थे और उसको फिर लागू करवाते थे। इसका मतलब जनता खुद कानून बना रहा है, उसको लागू करवा रहा है। जब पॉपुलेशन बढ़ना शुरू हो गया तब आ गया इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। अब क्योंकि पॉपुलेशन ह्यूज है ना तो फिर वहाँ पे जनता सारे इकट्ठे होके एक साथ कोई कानून नहीं बना सकता किसी इशू पे, तो फिर जनता क्या करता है, उसको कॉन्स्टिट्यूएंसी में बांट दिया जाता है। फिर वो इलेक्शन होता है, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करता है। फिर वो रिप्रेजेंटेटिव जो होता है ना जनता के बिहाफ पे लॉ वगैरह बनाते हैं, जैसे हमारे देश में होता है ना। तो हमारे देश में जो डेमोक्रेसी है ना वो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। पूरे वर्ल्ड में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी ही होता है। स्विट्जरलैंड यूनिक है वर्ल्ड में, जहाँ पे आपके कुछ कैंटन्स में ना डायरेक्ट डेमोक्रेसी दिखेगा।
अब देखो वहाँ पे एक मत होता है ना, रेफरेंडम। रेफरेंडम जो होता है ना, ये सिर्फ गवर्नमेंट ही स्टार्ट कर सकता है। किस पे? अगर कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस उसको करने हैं तो फिर वो क्या करेगा, वो जनता के पास जाएगा, रेफरेंडम होगा, जनता से पूछा जाएगा कि आप इसके पक्ष में हो या नहीं हो। अगर मेजॉरिटी कहता है कि हाँ हम इसके पक्ष में हैं, तब तो वो लागू हो जाएगा। अगर मेजॉरिटी कहता है कि नहीं हम इसके पक्ष में नहीं है, तो फिर वो लागू नहीं होगा। ये जो आपका बांग्लादेश वाला इलेक्शन हुआ था ना, पार्लियामेंट्री इलेक्शन, इसके साथ साथ रेफरेंडम भी करवाया गया था। ठीक है, रेफरेंडम था जो जुलाई 2025 में जो चेंजेस वगैरह हुए थे वो अप्रूव होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। ठीक है, उसके बारे में था। वो छोड़ो। तो रेफरेंडम कौन करता है? गवर्नमेंट करता है। फिर अब आप इनिशिएटिव क्या होता है? इनिशिएटिव जो होता है ना, ये गवर्नमेंट की तरफ से नहीं, ये जनता की तरफ से आपका होता है। इसमें क्या होगा, अगर कोई प्रपोजल है जिसमें चेंजेस किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, और उस पर अगर जो रजिस्टर्ड स्विट्ज़रलैंड के वोटर हैं उसमें से अगर 1 लाख लोगों ने साइन कर दिया ना, तो फिर उस इशू पे गवर्नमेंट को रेफरेंडम करवाना पड़ता है। तो इनिशिएटिव जो होगा वो गवर्नमेंट के द्वारा नहीं होगा, वो जनता के द्वारा होगा। और इसके लिए कम से कम कितने वोट चाहिए, लोगों का सिग्नेचर चाहिए, 1 लाख वोटर्स का। रेफरेंडम उसके बाद गवर्नमेंट करेगा और फिर वो सिंपल मेजॉरिटी से आपका एक्सेप्टेड होता है, हाँ या हाँ। ये जो प्रपोजल है ना, उसमें कहा गया है कि अगर स्विट्ज़रलैंड का पॉपुलेशन 9.5 मिलियन पहुंच जाता है बिफोर 2050, तो फिर गवर्नमेंट स्टेप्स लेगा ताकि पॉपुलेशन के ग्रोथ को रोका जा सके। जब पॉपुलेशन की बात करते हैं ना, इसमें जो स्विट्ज़रलैंड के सिटीजन्स हैं वो भी शामिल हैं, और जो विदेशी हैं जो स्विट्ज़रलैंड में काम करने आए हैं, वहाँ पे रेजिडेंट हो गए हैं, उनको भी शामिल किया गया है। इसका सीधी से मतलब है कि स्विट्ज़रलैंड में बाहर के लोग ना आएँ, यही है। ठीक है, सिंपल सा फंडा याद रखना। स्टैटिक पोर्शन करें तो स्विट्ज़रलैंड, उसकी कैपिटल क्या है? बर्न। बर्न उसका कैपिटल है। और स्विट्ज़रलैंड की करेंसी क्या है? स्विस फ्रैंक। इसकी करेंसी है स्विस फ्रैंक, ये तो याद रहेगा भाई। लोकसभा के जो स्पीकर हैं ओम बिरला, उन्होंने बनाया एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन वीएसबीए बिल। ठीक है, और इसके हेड कौन है? डी पुंडेश्वरी। ये बीजेपी की एमएलए हैं फ्रॉम आंध्र प्रदेश। पहले वीएसबीए का फुल फॉर्म है विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल। ये बेसिकली क्या करेगा, जो हायर एजुकेशन है, हायर एजुकेशन मतलब ग्रेजुएशन ऑनवर्ड, वहाँ पे ना एक सिंगल रेगुलेटर बनाने का इसमें प्रपोजल है। यूजीसी वगैरह को ख़त्म कर दिया जाएगा। ठीक है, और बहुत सारे प्रपोजल हैं इसमें। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है ना 2020 का, उसके तहत इसको बनाया जा रहा है। इस बिल को भेज दिया गया पार्लियामेंट के जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी पे। ठीक है, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो है ना, उसको कौन बनाता है? लोकसभा के स्पीकर। ठीक है, इसमें टोटल मेंबर कितने हैं? 31 हैं, इंक्लूडिंग डी पुरंदेश्वरी। ठीक है, अब याद रखना, जब भी आपका जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनता है ना, उसका जो रेशियो होगा वो होगा 2:1, यानी कि अगर एक मेंबर राज्यसभा का होगा तो 2 मेंबर आपका लोकसभा का होगा। तो ये 31 मेंबर्स में से ना 21 मेंबर्स लोकसभा के हैं और 10 मेंबर जो है ना वो राज्यसभा के हैं। जो डी पुरंदेश्वरी है वो बीजेपी के मेंबर हैं, राजामुंद्री कॉन्स्टिट्यूंसी से रिप्रेजेंट करते हैं आंध्र प्रदेश को। ठीक है, एक बहुत छोटा सा न्यूज़ है, रशिया ने बैन कर दिया है किसको? व्हाट्सएप को। व्हाट्सएप का मालिक कौन है? मेटा, अमेरिकन कंपनी है। इसको पहले आप लोग फेसबुक के नाम से जानते थे। ठीक है, फेसबुक की ये पेरेंट कंपनी है मेटा, उसको रशिया ने ब्लॉक कर दिया है। रशियंस क्या कह रहे हैं? व्हाट्सएप छोड़ो, मैक्स का इस्तेमाल करो। मैक्स जो है ना रशियन स्टेट ओन्ड है। बस इतना ही, एक ही लाइन याद करना है, व्हाट्सएप को किस कंट्री ने बैन कर दिया है। कंट्री दीपक गुप्ता, इनको अपॉइंट किया गया एमडी एंड सीईओ ऑफ गेल इंडिया लिमिटेड। इसको पहले कहते थे ना गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, अब इसका नाम चेंज करके कर दिया गया है गेल इंडिया लिमिटेड। जो गेल इंडिया लिमिटेड है ना, वो आता है किसके अंदर? अंडर द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। इसको इस्टेब्लिश किया गया था अगस्त 1984 में एज अ सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। ठीक है, ये देखो इसका मेन काम क्या होता है, ये ना पाइपलाइन बिछाता है नेचुरल गैस का, एलएनजी का। ठीक है, इसके अलावा जितने भी सिटी डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं ना गैस का सप्लाई,
वो भी काम कौन करता है? गेल इंडिया करता है। ठीक है, ये एक नवरत्न कंपनी है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। आप सिंपल सा याद रखना, गेल इंडिया के जो नए चेयरमैन है ना, उनका नाम क्या है? दीपक गुप्ता। और गेल इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? दिल्ली में है। ठीक है, थोड़ा फाइनेंस का कर लें। आदित्य बिरला कैपिटल और L&T फाइनेंस को इंक्लूड किया गया है MSCI ग्लोबल इंडेक्स। तो पहले कर लो MSCI का फुल फॉर्म, मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इंटरनेशनल इंडेक्स। ये जो है ना, ये बेसिकली किसका है? मॉर्गन स्टैनली का। मॉर्गन स्टैनली क्या है? एक इन्वेस्टमेंट बैंकर है US का। वो आपका ये इंडेक्स बनाता है। ये जो इंडेक्स है ना, इसको एक ग्लोबल बेंचमार्क माना जाता है, जिसको ट्रैक करता है कौन? लार्ज पैसिव इंडेक्स। इसका मतलब देखो क्या है, जो जो कंपनी इस इंडेक्स में शामिल होगी ना, विदेशी उसमें उस कंपनी में जाके इन्वेस्टमेंट करेंगे। जैसे पीरियोडिकली मॉर्गन स्टैनली कंपनीज को इसमें शामिल करता है और बाहर करता है। 2 कंपनी शामिल हुए हैं, आदित्य बिरला कैपिटल और L&T फाइनेंस। इसका मतलब अब जो विदेशी है ना, वो पैसा लगाना शुरू कर देंगे किसमें? आदित्य बिरला कैपिटल और L&T फाइनेंस में। ठीक है, हटाया किसको गया है? IRCTC, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। इसका मतलब फिर क्या करेंगे? बहुत सारे विदेशी फंड है ना, वो IRCTC से अपना पैसा निकालना शुरू कर देंगे। इसमें इन्वेस्टमेंट उनका क्या होगा? कम हो जाएगा। MSCI ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स में अब टोटल इंडियन कंपनी कितने शामिल हो गई हैं? 165। ये ठीक है, इतना याद रखना, इससे ज़्यादा नहीं है। महिंद्रा ने लॉन्च किया अपना इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा। उसका नाम क्या है? महिंद्रा उड़ो। उड़ो, हिंदी वाला उड़ो। लॉन्च किसने किया है? महिंद्रा लास्ट माइल मोबिलिटी लिमिटेड, जो सब्सिडरी है किसका? महिंद्रा एंड महिंद्रा का। ये एक इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा है, जिसका उद्देश्य है ना, जो पेट्रोल और डीजल से ऑटो चलता है शहरों में या फिर CNG से चलता है, उसको रिप्लेस करना है। आप सिंपल से याद रखना, उड़ो नाम का ऑटो रिक्शा किसने लॉन्च किया है? महिंद्रा लास्ट माइल मोबिलिटी लिमिटेड, जो सब्सिडरी है किसका? महिंद्रा एंड महिंद्रा का। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है कि वो 25 लाख मेट्रिक टन वीट एक्सपोर्ट को अलाउ करेगा। ठीक है, गवर्नमेंट क्या कहता है कि जो 2025-26 है ना, जो सेशन है आपका, उसमें भारत में वीट का बम्पर क्रॉप हुआ है। लोगों के पास वीट का बहुत ज़बरदस्त स्टॉक है। तो स्टॉक ज़्यादा होने के कारण गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा आप इसको एक्सपोर्ट कर दो। तो कितना आप एक्सपोर्ट कर सकते हो? 25 लाख मेट्रिक टन ऑफ वीट। और इसके अलावा 5 लाख मेट्रिक टन ऑफ वीट प्रोडक्ट्स का भी एक्सपोर्ट कर सकते हो। वीट प्रोडक्ट्स में क्या आ जाएगा? जैसे सूजी हो गया, मैदा हो गया, ये सब भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। देखो, इससे पहले क्या था, गवर्नमेंट ने क्या किया था 2022 में, जो वीट का एक्सपोर्ट था ना, उसको बैन कर दिया था। क्यों? फसल का प्रोडक्शन कम हुआ था, जिससे गवर्नमेंट को लग रहा था कि भारत में वीट का प्राइस बढ़ जाएगा, इसीलिए उसने एक्सपोर्ट को बैन कर दिया। उस समय यह था कि अगर कोई फ्रेंडली कंट्री वीट के इंपोर्ट करना चाहता है ना भारत से, तो वो भारत सरकार से रिक्वेस्ट करेगा, और अगर भारत सरकार ने एक्सेप्ट कर लिया तो उसी कंट्री को एक्सपोर्ट करने का अधिकार होगा। वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अब ख़त्म कर दिया। वो कहता है कि आप 25 लाख मेट्रिक टन ऑफ वीट एक्सपोर्ट कर सकते हो, प्लस 5 लाख मेट्रिक टन ऑफ वीट प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट कर सकते हो। अपेडा के हिसाब से 24-25 में सबसे ज़्यादा भारतीय वीट के खरीदार कौन था? UAE, यूनाइटेड अरब अमीरात, उसके बाद नेपाल, इराक, नॉर्थ कोरिया एंड सुरीनाम। ये 5 हमारे मेजर एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन थे 24-25 में। ठीक है, ये याद रखिएगा। दूसरा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने शुगर के एक्सपोर्ट पर भी अलाउ कर दिया फॉर 25-26 सीजन। देखो, शुगर का जो सीजन होता है ना, चीनी का, शुगर केन का, वो होता है अक्टूबर टू सितंबर। ठीक है, ये सीजन था 25-26 सीजन। जब हम लोग कहते हैं ना, तो ये स्टार्ट होगा अक्टूबर 2025 को और ख़त्म कब होगा? सितंबर 2026 को, जब हार्वेस्टिंग वगैरह होता है ना, गन्ने की पेराई वगैरह होती है। गवर्नमेंट कह रहा है कि 25-26 में आप 5 लाख मेट्रिक टन ऑफ शुगर एक्स्ट्रा एक्सपोर्ट कर सकते हो। इसका मतलब क्या हो गया? पहले गवर्नमेंट ने कहा था ना, आप 15 लाख मेट्रिक टन ऑफ शुगर एक्सपोर्ट कर सकते हो। अब इसमें जोड़ दिया कितना? 5
तो इसका मतलब टोटल अलाउ कितना कर दिया उसने, 20 लाख कर दिया। दो तरह से पूछता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 25-26 में कितने लाख मेट्रिक टन ऑफ शुगर के एक्सपोर्ट को अनुमति दे दी, तो 20 लाख हो जाएगा। या फिर पूछेगा एडिशनल कितना शुगर हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, तब तो 5 लाख मेट्रिक टन हो जाएगा। शुगर के एक्सपोर्ट में देखो क्या होता है, ये ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देता है आपका परमिशन शुगर मिल्स को, आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो शुगर मिल्स भारत सरकार से फिर परमिशन लेता है, फिर वो इसको एक्सपोर्ट करता है। यही होता है शुगर मिल्स के साथ, ठीक है। शुगर वाला ये याद रखना। स्टैटिक पोर्शन याद रखना, वर्ल्ड में शुगर केन गन्ना और शुगर का सबसे बड़ा जो एक्सपोर्टर है ना वो ब्राजील है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन ये ना हमेशा चेंज होता रहता है, कभी हिंदुस्तान कभी ब्राजील शुगर केन में। लेकिन शुगर का जो एक्सपोर्ट होता है ना सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में कौन करता है, ब्राज़ील करता है। वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट जो पोजीशन है ना शुगर का, वो कौन करता है, इंडिया करता है। ये ध्यान रखना, ठीक है। हमारे देश में एक्सपोर्ट कभी अलाउ करते हैं, कभी बैन कर देते हैं, तो उसके लिए ना इंडिया का पोजीशन फ्लक्चुएट करता रहता है। लेकिन हमेशा याद रखना वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा शुगर एक्सपोर्ट करने वाला देश कौन है, ब्राज़ील। अगर भारत की बात करें, शुगर केन का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कौन करता है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटका। शुगर केन की बात कर रहे हैं, गन्ने की बात कर रहे हैं। अगर हम शुगर की बात करें ना, चीनी की बात, तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कौन करता है, महाराष्ट्र, फिर यूपी और फिर कर्नाटका। क्योंकि यूपी में ना शुगर केन से गुड़, खांडसारी वगैरह भी बनाते हैं। महाराष्ट्र में अधिकतर कन्वर्ट कर देते हैं, किसमें, शुगर में कर देते हैं। तो शुगर केन अगर पूछेगा तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है यूपी, फिर महाराष्ट्र, फिर कर्नाटका। अगर सिर्फ चीनी पूछेगा ना शुगर का प्रोडक्शन कौन सबसे ज़्यादा करता है, तो फिर महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटका। ऐसे याद रखना है इसको, ठीक है। दूसरा देखो, ये न्यूज़ जो है ना बिजनेस स्टैंडर्ड का है, न्यूज़पेपर है आपका बिजनेस स्टैंडर्ड। 13 फेब को जो उसका एडिशन आया था उसमें ये रिपोर्ट था। उसने कोट किया है काउंटर पॉइंट रिसर्च को, लेकिन बिजनेस स्टैंडर्ड ने ये भी कह दिया कि ये रिपोर्ट अभी रिलीज नहीं हुआ है पब्लिक में। बिजनेस स्टैंडर्ड कहता है कि अगर हम लोग एक्टिव मोबाइल यूज़र की बात करें ना, ठीक है, तो इंडिया का जो पोजीशन है ना वो आपका सेकंड है। भारत में एक्टिव मोबाइल यूज़र कितने हैं, 740 मिलियन स्मार्टफोन्स एक्टिवली जो यूज़ किए जा रहे हैं, इतने स्मार्टफोन्स, ठीक है। लगभग हमारे पॉपुलेशन का 50% से ज़्यादा के पास है ना स्मार्टफोन को यूज़ कर रहे हैं। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा एक्टिव इंस्टॉल स्मार्टफोन्स कहाँ हैं, चाइना। इसका मतलब अगर पूरे विश्व में 100 एक्टिव स्मार्टफोन है तो उसमें से 19 जो है ना, या 19% वो चाइना में है। इंडिया का शेयर कितना है, 14%। तो चाइना के बाद सेकंड रैंक पे कौन आ गया, इंडिया। ब्रांड की बात करो, काउंटर पार्ट कहता है कि भारत में जो सबसे ज़्यादा हैंडसेट स्मार्टफोन इस्तेमाल किया जाता है ना, जो यूज़ में है स्मार्टफोन जो होता है ना, वो किसका यूज़ किया जाता है, शाओमी का। शाओमी कहाँ की कंपनी है, चाइना। वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो हैंडसेट यूज़ किया जाता है एक्टिव हैंडसेट है, यानी कि जिसको लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा किसका है, एप्पल का। उसके बाद किसका है, सैमसंग का। थर्ड पे शाओमी आता है। एप्पल और सैमसंग का कहते हैं वर्ल्ड में ना 1 बिलियन फ़ोन जो है ना वो एक्टिव है, 1 बिलियन, ठीक है। तो वर्ल्ड में सबसे बड़ा कौन हो गया, एप्पल। उसके बाद कौन हो गया, सैमसंग हो गया, ठीक है। एक दो लाइन का है इसको